अगर 1000 करोड़ रुपए में उन परसेंटेज को लगाया जाए तो कितनी बड़ी रकम यहाँ पर सामने आ रही है। और शायद मुझे लगता कि उस रकम को बचाने के लिए या उस रकम को तिजोरी में जो सेट करने के लिए अधिकारियों और नेताओं ने हमारे काम किया है, उसी को अब बचा नहीं पा रहे हैं या उन्हें डर है कि वो रकम अब बाहर ना आ जाए। बागेश्वर की जनता को बताना चाहते थे कि क्या चल रहा है, बागेश्वर के युवाओं को बताना चाह रहे थे क्या चल रहा है, परंतु वहाँ पर जो हमारे साथ इनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया उसकी मैं आज भी कड़ी निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर और आपने जो झूठे आरोप लगाए हैं कि बॉबी पवार कोई सभा करने वाला था, बॉबी पवार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था वहाँ बागनाथ मंदिर में। इन दिनों एक अधिकारी चर्चा में है जिनका नाम है आरपी सिंह। अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा में भी विशेषाधिकार हनन को लेकर इनका नाम चर्चाओं में आया था और इन पर कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रीतम सिंह जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने मांग उठाई थी और आज बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार भी उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ के टेंडर में घपला हुआ है और पीएमजीएसवाई जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसमें जो टेंडर फ्लोट किए गए थे उनमें गड़बड़ी की आशंका है और जांच की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। बॉबी, आज आपने ये मामला उठाया है तो इसमें क्या डिटेल्स है, क्या तथ्य हैं जिसको लेकर आप सामने आए? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका। और जो आज मामला है वो उस विभाग का है कि जो विभाग लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोपों में रहा है। एक ऐसा विभाग जो यहाँ के अधिकारियों को और नेताओं को अटेजिया भर के पैसे दे रहा है। आज अगर बात उस अधिकारी की करें जिसका नाम आपने भी लिया, आरपी सिंह, वो अधिकारी को जब पीएमजीएसवाई गढ़वाल क्षेत्र के मुख्य अधीक्षण अभियंता गढ़वाल के रूप में जब उन्हें नियुक्ति दी गई या उन्हें प्रतिनियुक्ति किया गया, तो उसमें क्या हुआ कि 2 साल के लिए वो टाइम पीरियड रखा गया था। 20 जुलाई 2020 को ये जियो, ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये हुआ था। और इसमें ये लिखा गया है कि आरपी सिंह अधीक्षण अभियंता URRDA देहरादून को शासन द्वारा समन्वयक विचार उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी 2 वर्ष तक की अवधि के लिए उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत पीएमजीएसवाई के क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य अभियंता गढ़वाल क्षेत्र के पद पर वेतनमान ये पर के नियुक्त किया जाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जब 2 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था तो 2 साल बाद इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया था। टाइम पीरियड खत्म होने 2022 में इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया। उसके बाद टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ये था कि इनकी वित्तीय पावर समाप्त हो गई थी। इनकी वित्तीय पावर जब समाप्त हो गई थी तो इन्होंने जब अपने कार्यकाल को या तो बढ़ाना था, सेवा विस्तार लेना था, तो कम से कम उस दौरान ही इनको लेटर शासन को भेजना चाहिए था। क्या ये जो टेंडर्स हैं जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं, ये वित्तीय पावर समाप्त होने के बाद फ्लोट किए गए? मैं वही कह रहा हूं, ये 2022 में वित्तीय पावर समाप्त हो गई थी। उसके बाद ये अधिकारी उस दौरान तो कोई लेटर शासन को नहीं लिखता है, परंतु वास्तव में बाद में एक लेटर लिखता है कि जो हमारे पास ये दूसरा लेटर है, अजीत सिंह उप सचिव उत्तराखंड शासन है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी URDA सजदारा रोड को लिखते हैं। उसमें वो जिक्र करते हैं कि दिनांक 10 जनवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री आरपी सिंह मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई गढ़वाल क्षेत्र देहरादून की 2 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त के दृष्टिगत उनकी प्रतिनियुक्ति विस्तारित किए जाने का अनुरोध किया गया। ये आरपी सिंह ने विस्तार करने का अनुरोध किया गया था, परंतु उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई गढ़वाल क्षेत्र को प्रतिनियुक्ति पर नवीन तैनाती हेतु नियमानुसार विज्ञापन प्रशासन के संदर्भ में अधावित रिक्त सहित सुस्पष्ट आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध करवाएं। मतलब इनका यह कहना था कि अब कोई सेवा विस्तार नहीं होगा, नवीन तैनाती होगी, नया व्यक्ति आएगा, जो प्रक्रिया उसके तहत होगा। परंतु ऐसी क्या मजबूरी यहाँ के विभागीय मंत्रियों की रही या मुख्यमंत्री की रही, उत्तराखंड सरकार की रही कि तुमने आरपी सिंह को बिना सेवा विस्तार दिए वहां पर बिठा दिया। जिस व्यक्ति की वित्तीय पावर समाप्त हो चुकी हो, उस व्यक्ति से 1000 करोड़ का टेंडर लगभग। आपने इसमें जो सचिव हैं आर राजेश कुमार, और हम भी ये कहना चाहेंगे कि जब ये मामला हमारे सामने भी आया था और हमने आर राजेश कुमार से बातचीत इसमें करी थी, तो उनका ये कहना था
कि वित्तीय जांच को लेकर मैंने उस ऑफिस में छापा मारा था और उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि वित्तीय जो पावर्स हैं उसको होल्ड पे डाला गया है। ये मामला पिछले महीने का है और इसके बाद बताया जा रहा है कि आर राजेश कुमार को पद से हटा दिया गया। अभी इस बात में क्लैरिफिकेशन आना जरूरी है कि उनको इस मामले को लेकर पद से हटाया गया या कोई और कारण थे। तो इसकी भी जांच जारी है और विधानसभा में भी लगातार आरपी सिंह को लेकर प्रश्न उठे हैं। विशेषाधिकार जो मामला सामने आया जिसमें हमने देखा कि स्पीकर रितु खंडूरी भी काफी नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा कि एलबीएसएनए में मुझे पत्र लिखकर भेजना पड़ेगा कि अधिकारियों को की कार्यशैली कैसी होनी चाहिए, प्रोटोकॉल कैसा होना चाहिए, क्योंकि लगातार विधायक भी उनको फोन कर रहे थे और हो सकता है कि इस बारे में जानकारी मांग रहे हो, हालांकि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो संदेह में है इस समय उनकी भूमिका जो है। आगे बॉबी आपसे जानना चाहेंगे कि 1000 करोड़ की जो आप बात उठा रहे हैं, मामला वहीं आके अटक रहा है कि क्या ये इनकी जो नियुक्ति थी, जो समय था वो खत्म हो गया था, उसके बाद इन्होंने टेंडर फ्लोट करें? देखिए, टेंडर अपलोड बाद में किए हैं और टेंडर जो खोले हैं, अब इतना आप देख लीजिए, एक जो इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनकी आप बात कर रहे हैं आर राजेश जी, उन्होंने जब छापेमारी की उन्होंने अनियमितताएं पाई है। उस अनियमितताएं जब पाई गई तो उसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए और टेंडर प्रक्रिया को स्थगित किया। परंतु ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उन मुझे लगता है कि आर राजेश कुमार जी को ईमानदारी का ये इनाम मिला कि उन्हें उनके पद से हटाया गया और जिन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना था उत्तराखंड सरकार को, विभागीय मंत्रियों को या मुख्यमंत्री को, उनको संरक्षण देकर वो आर राजेश को हटाने के दूसरे दिन वो टेंडर खोल दिए गए। और वो टेंडर कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 1000 करोड़ रुपए के टेंडर हैं। उस टेंडर में अगर इस प्रकार की अनियमितताएं हो, आप देख सकते हैं, ये बात किसी से नहीं छुपी है कि कोई भी विभाग में कोई भी काम जब आता है तो कितना % विभाग कमीशन लेता है, कितना शासन को जाता है, क्या है। अगर 1000 करोड़ रुपए में उन परसेंटेज को लगाया जाए तो कितनी बड़ी रकम यहाँ पर सामने आ रही है। और शायद मुझे लगता कि उस रकम को बचाने के लिए या उस रकम को तिजोरी में जो सेट करने के लिए अधिकारियों और नेताओं ने हमारे काम किया है, उसी को अब पचा नहीं पा रहे हैं या उन्हें डर है कि वो रकम अब बाहर ना आ जाए, इसलिए इन्हें हटाकर ये टेंडर। आपको क्या लग रहा है इसके पीछे और कौन हो सकता है, मुख्य चेहरा कौन है या मुख्य किरदार कौन है? देखिए, मुख्य किरदार सीधी सी बात है कि विभागीय मंत्री का भी इसमें रोल होगा। क्या ये विभाग जो है ग्राम विकास मंत्रालय के अंडर में आता है? बिल्कुल आता है, ये विभाग ग्राम विकास मंत्रालय के अंडर में आता है। और मुझे ये भी जानकारियां मिली है कि कुछ जो मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों की आरपी सिंह को लेकर शुरुआती दौर में बहुत बड़ी नाराजगी थी, तो अचानक से ऐसा क्या सेटलमेंट हुआ कि उसके बाद से वो उनके चहेते हो गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गड़बड़ी अगर हुई है, इस गड़बड़ी की वास्तव में जांच हो, इस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त किया जाए, दोबारा पारदर्शी रूप से इस टेंडर प्रक्रिया को लगाया जाए। और जो आप बड़े बड़े टेंडर बना रहे हो, उस टेंडरों से बाहर के ठेकेदारों को फायदा पहुंच रहा है। तो आपके जो आरोप हैं, आप भले ही नाम ना ले रहे हो, लेकिन जो आपके आरोप हैं वो ये बता रहे हैं कि ग्राम विकास मंत्रालय यानी ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी, जो कि विभागीय मंत्री हैं, उनके कहने पे ये सब हो रहा है या कहीं ना कहीं वो भी सम्मिलित हैं या उनके इशारे पे हो रहा है? देखिए, सीधी सी बात यह है कि उनके इशारों पे हो रहा है ना हो रहा है वो तो समय बताएगा। हम बेनकाब करेंगे जिन लोगों ने करा है। पर मुख्यमंत्री का इसमें क्या रोल है? मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात होने के बाद भी इन्होंने इस भ्रष्टाचार को क्यों नहीं रोका है? एक ईमानदार अधिकारी को उसकी बलि बनाकर आपने भ्रष्टाचार करना चाहा, ये संकेत आ रहे हैं। मुख्यमंत्री को कैसे संपर्क किया गया इसमें? क्या कोई पत्र आपके सामने आया या आपने संपर्क किया? देखिए, मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात है, प्रदेश का कोई एक बड़ा अधिकारी पद से हट रहा है, उसके बाद ये चीजें आ रही है। दैनिक जागरण, अमर उजाला और बड़े बड़े न्यूज चैनलों में ये बातें चल रही है कि इस प्रकार का इतने करोड़ों का घोटाला हो गया है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात ना हो, इनके जो LIU है या इनका इंटेलिजेंस है उनके संज्ञान में बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। परंतु वास्तव में क्या मुख्यमंत्री का जो मौन धारण किया हुआ है, क्या ये भी कहीं ना कहीं संकेत देता है कि वहां वो भी कहीं सह दे रहे हैं ऐसे अधिकारियों को? तो ये जांच का विषय है। अब आगे इसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि पिछली बार आपने एनेस्थीसिया मशीनों का खुलासा किया था, उसमें बताया जा रहा है कि आपको एक मानहानि का नोटिस भी भेजा गया। तो क्या मानहानि का नोटिस आप लेते रहेंगे और इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, सीधी बात यह है कि मानहानि का नोटिस अखबारों तक आया था, न्यूज पोर्टलों तक आया था।
आज भी बॉबी पवार के मेल पे या उसके जो हमारा पता है उस पर कोई मानहानि का नोटिस नहीं आया है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कंपनी मानहानि इस तरीके से कर रही थी कि उनको ब्लैक लिस्टेड बोला है, मैं आज भी बोल रहा हूं तुम ब्लैक लिस्टेड थे उत्तर प्रदेश में 2018 में। हमारे पास उत्तर प्रदेश शासन का लेटर है, आप मानहानि करके देखिए, फिर हम भी करेंगे। परंतु दूसरी बात यह है कि जो ये भ्रष्टाचार है इसका पूरा संज्ञान विभागीय मंत्रियों को भी है, मुख्यमंत्री को भी है, पूरी उत्तराखंड सरकार को है। ये बात उत्तराखंड विधानसभा सत्र में भी उठी है। अब सिर्फ और सिर्फ इस पर जांच के आदेश होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 8-10 दिन में अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस विभाग में जाकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ तालाबंदी करेगा, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। आखिरी सवाल लेंगे। बागेश्वर में आपको गिरफ्तार किया गया। बागेश्वर में पिछली अगर हम विधानसभा की बात करें तो चंदन रामदास 12,000 कुछ वोटों से जीते थे। इस बार वोट का जो परसेंटेज था वो कम हो गया। लोग कह रहे हैं और विपक्ष के साथ साथ सरकार में भी कई लोग ये बात कर रहे हैं कि बॉबी पवार जो थे वो बड़ा एलिमेंट रहे, जिसकी वजह से पार्वती दास हारते हारते बची। कोई बड़ा मार्जिन नहीं है, 2504 जो अंक आया है। तो इसमें आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से आप खुलासे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज आप सरकार के लिए बन गए? नहीं, देखिए, हमने ये बात कई बार कह दी है कि हमने सरकारों को जगाने का काम जो किया था बहुत पहले से करते आ रहे हैं, परंतु हम थक गए हैं, हम हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं सरकारों को जगा के। सरकार जागने वाली नहीं है। उसके बाद जो हमने मुहिम शुरू कर रखी है कि जनता को जगाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हम जनता को जगाना चाह रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार आपके साथ किया जा रहा है, हमारे साथ किया जा रहा है। तो उसी के तहत हम बागेश्वर भी गए थे। बागेश्वर की जनता को बताना चाहते थे कि क्या चल रहा है, बागेश्वर के युवाओं को बताना चाह रहे थे क्या चल रहा है। परंतु वहां पर जो हमारे साथ इनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया उसकी मैं आज भी कड़ी निंदा करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर और आपने जो झूठे आरोप लगाए हैं कि बॉबी पवार कोई सभा करने वाला था, बॉबी पवार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था वहां बागनाथ मंदिर में, देखिए, हमने कभी भी धार्मिक स्थलों को अपना इस प्रकार का वो नहीं चुना कि जिससे हम दूसरों को नुकसान पहुंचा सके या अपने को फायदा कर सके। हम बागनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, परंतु हमने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी। हम इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे कि जो वहां पर बेरोजगार संघ जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, आज भी हमारे पास पड़े हुए बजरंग दल के व्यक्ति थे, तो उनको वहां किसने लाया? वही व्यक्ति पुलिस की गाड़ी के पीछे 3 स्टार जो था वहां SHO, उसके साथ बातचीत कर रहा है और उसके बाद आकर नारेबाजी कर रहा है। तो ये जो सारी रणनीति है इन्होंने अपनाई, तो हमें उम्मीद थी कि हम वहां जाएंगे, अपने लोगों को जगाएंगे, परंतु सरकार ने हमें वहां पर नहीं रहने दिया। हमारे साथ उस प्रकार के हमें नहीं छूट दी गई। हम अगर वहां जो RO थे, जो SDM जो गिरी जी, उनको जो RO बनाया गया था, उनसे मिलने पहुंचे, वो अंदर बैठे हुए तो उन्होंने कहा 2 मिनट में आपसे मिलते हैं। हम 2 मिनट बाहर बैठे और देखा फिर वो वहां से गायब हो गया है। मतलब हमसे मिलना तक नहीं चाहते थे, तो हमारा वहां रह के फिर हम वापस 5-6 दिन बाद लौट गए। अच्छा, इस मामले को लेकर जांच चल रही है, लेकिन एक बड़ी चीज हुई, एक बड़ी घटना हुई कि बागेश्वर चुनाव से 2 दिन पहले हाकम सिंह को जमानत मिल गई। तो हाकम सिंह को बेल मिल गई तो बॉबी को जेल। तो क्या लगता है? देखिए, सीधी सी बात है, अगर हम 192 दिनों से एकता विहार धरना स्थल पर CBI जांच के लिए बैठे हैं, ऐसे ही नहीं बैठे हैं। हमें पता है कि STF SIT ने जो कार्रवाई की है वो पूर्ण नहीं है या उससे उत्तराखंड का बेरोजगार सहमत नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर SIT, STF और राज्य की जांच एजेंसियों पर उलझे रहे तो ये उत्तराखंड के युवाओं को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर CBI आती, वो अगर जांच करती, तो हाकम सिंह जैसे लोग, हाकम सिंह के लिंक जहां अधिकारियों के साथ है, नेताओं के साथ है, वो तक गिरफ्त में आते। इसलिए हम CBI जांच की मांग कर रहे हैं और CBI जांच करवानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये बॉबी पवार थे हमारे साथ, जिन्होंने हमसे बातचीत की और 1000 करोड़ के टेंडर को फ्लोट करने का जो एक स्कैम जिसका ये आरोप लगा रहे हैं, उसमें जांच की मांग कर रहे हैं। ग्राम विकास मंत्रालय से ये आग्रह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और जो भी तथ्य हैं वो सामने आने चाहिए। इसके साथ साथ लगातार उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो पेपर लीक और एग्जाम्स में जो धांधली हुई है उसको लेकर CBI इंक्वायरी की भी मांग कर रहा है। अब उम्मीद टिकी हुई है कि सरकार या कोर्ट द्वारा इसमें CBI जांच दी जाती है या नहीं दी जाती है। अभी फिलहाल जिस तरह से कॉर्बेट नेशनल पार्क के मामले में CBI को हाईकोर्ट ने जांच दी है, इनको उम्मीद है कि इनके मामले में भी CBI को जांच दी जाएगी। देहरादून से अंकित शर्मा, उत्तराखंड तक।